Good evening everyone. I hope you all are in high spirits. In today's video I am going to discuss about the next topic of spectroscopy, that is nuclear quadruple resonance. Before starting the actual topic, actually I want to discuss few definitions जो आपको इस टॉपिक के दौरान बार बार ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मूवमेंट. तो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मूवमेंट क्या चीज़ है? दिस इज़ द पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द इफेक्टिव शेप ऑफ द इलिप्सॉइड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जब भी आप न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो वहाँ पे इलिप्सॉइड की शेप क्या होगी वो आप किसके भी हाथ पे डिसाइड करते हो? इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मूवमेंट के हिसाब से. द नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मीन्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट स्फेरिकल. मतलब अगर आपके पास जो आपकी क्वाड्रपल इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मूवमेंट है जो उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स द फील्ड इज़ नॉट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट स्फेरिकल इन नेचर. तो अगर क्यू की वैल्यू, या तो फिर दो ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हुई तो वो स्फेरिकल होगी जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी. अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो आपके पास जो एलिप्सॉइड है दैट विल बी प्रोलेट सिमेट्री, और अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव हुई देन एलिप्सॉइड विल बी ऑफ ओब्लेट सिमेट्री. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या चीज़ है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटॉमिक न्यूक्लियस जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर न्यूक्लियर. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या चीज़ है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, और यहाँ किसी अदर न्यूक्लियाई की वजह से जो हमारा जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना उस एटॉमिक न्यूक्लियस का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट सिस्टम, दैट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. और थर्ड टर्म है एक्सियल सिमेट्री. एक्सियल सिमेट्री क्या चीज़ है? इट इज़ बेसिकली अ सिमेट्री अराउंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सियल सिमेट्रिकल if the appearance is unchanged if rotated around the axis. ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे उसकी एक्सिस के अलॉन्ग जब हम उसको रोटेट करेंगे तो उसकी सिमेट्री में हमें कोई फ़र्क ना दिखे, चाहे वो रोटेशन से पहले हो चाहे रोटेशन के बाद, दैट मॉलिक्यूल्स वी कॉल इट एज एक्सियल सिमेट्रिकल. अभी जैसे मैं बात करूँ SF6 का, SF6 मॉलिक्यूल को आप रोटेट करोगे तो वो जहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन है उस मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर रहे हो तो एक्सिस को वो कैसा अपीयर होगा? एक्सियल सिमेट्रिकल. हाउएवर अगर मैं क्या कर दूँ SF5 और SF5Cl ले लूँ, एक Cl से मैंने सब्सिट्यूट कर दिया अपने फ्लोरीन को, तब मेरी एक्सियल सिमेट्री क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट हो जाएगी. तो ये तीन टर्म्स थी जो आपको एक्चुअल टॉपिक पढ़ते समय बार बार आएंगी. तो प्रेफरेबली यही है कि आप इन डेफिनेशंस को एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा कोई टफ नहीं है. न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमारे एलिप्सॉइड की शेप डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मूवमेंट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता है कि जब कोई अदर न्यूक्लियर प्रेजेंट हो तो जो जिस न्यूक्लियर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्चुअल टॉपिक. तो मैंने इस टॉपिक के लिए भी मैंने जो बुक रेफ़र की है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री बाय पुरी शर्मा पठानिया. तो वहाँ से मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. आपके पास अगर बुक है तो आप उससे कंपेयर करके वहाँ पे लाइन मार्क कर लेना. न्यूक्लियर क्वाड्रपल रेजोनेंस को एक्चुअल में पढ़ते हैं. द NQR वी शॉर्ट नेम इसका क्या है? NQR. NQR is discovered in 1950 by physicist H.T. Delmelt. NQR is a chemical analysis technique related to NMR. जैसे हम NMR में ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे प्रोटॉन में कैसा शिफ्ट हुआ है, वो प्रोटॉन NMR के अंदर हमारे कार्बन के जो आइसोटोप हैं वो कैसे पोजीशन ले रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. तो उसी तरह से NQR भी इस एक केमिकल एनालिसिस टेक्निक ही है जो NMR की तरह काम करता है, रिलेटेड टू NMR. NQR ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियाई कैन बी डिटेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जब भी आप NMR, अभी हमने स्टडी नहीं किया, जब हम NMR पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो स्पिन्स होती हैं
वो एक प्रिसेशनल मोशन को लेती हैं और उस प्रिसेशनल मोशन से हम अपने प्रोटॉन का स्पेक्ट्रा क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। लेकिन वो सब कुछ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। NQR की स्पेशलिटी क्या है, आप क्या करोगे, अपने NQR ट्रांजिशन करोगे इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ड्यू टू दिस रीज़न इट मे बी कॉल्ड ज़ीरो फील्ड NMR। तो कभी कभी इस ज़ीरो फील्ड NMR भी NQR को बोला जाता है। NQR इज़ मेडिएटेड by the interaction of electric field gradient with the electrical quadrupole moment of nuclear charge distribution। NQR basically हम mediated by the in between by the interaction of NQR हम कैसे find out करते हैं, interaction of electric field gradient और electrical quadrupole moment। NQR इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड, क्योंकि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो भी रोटेट करते हैं, पर उनका जो रोटेशनल मोशन है लिक्विड और गैसेस का वो इतना फास्ट होता है कि जो हमारा NQR का इंस्ट्रूमेंट है वो उनके रोटेशन को एक्चुअल से सही तरीके से जज नहीं कर पाता, और हमारा जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो हर बार एवरेज टू ज़ीरो हो जाता है। दैट्स वाई NQR हम सिर्फ सॉलिड का ही स्टडी करते हैं, लिक्विड का हम स्टडी नहीं करते। और इसके लिए लास्ट कंडीशन क्या है, जैसे NMR में भी कंडीशन है कि आपके I की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हमारे I की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, इन ऑर्डर टू पोजेस द NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वाड्रपल मोमेंट इज़ डेजिग्नेटेड एज। यहाँ पे आपने डेरिवेशन कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मेंशन है आपने वो सब कुछ मेंशन करना है। कोई एग्जैक्ट आपके पास कोई डेरिवेशन नहीं है, ये रिज़ल्ट कहाँ से है आपने डिराइव नहीं करना, सिर्फ रिज़ल्ट ही यूज़ करना है। क्वाड्रपल मोमेंट इज़ डेजिग्नेटेड एज EQ। ई तो हमारा चार्ज ही होता है, ρr² 3 cos² थीटा -1 dr इंटीग्रेशन हम dr के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं। तो रो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन टू एलिमेंट dr, अगर हमने कोई एलिमेंट कंसिडर किया होगा वहाँ से जो डिस्टेंस है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन r एंड द स्पिन एक्सिस। जैसे आप किसी मॉलिक्यूल को, आपका जो एक्सिस है वो ये है, आप उसको रोटेट कर रहे हो विद दैट एक्सिस, तो वो एंगल आपका थीटा है। ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो ई की वैल्यू होती है। क्वाड्रपल मोमेंट EQ interacts with the electric field gradient as I told you earlier that NQR में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के इंट्रैक्शन क्वाड्रपल मोमेंट के साथ स्टडी करते हैं। तो हम डेजिग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, स्मॉल q से, और जो हमारा क्वाड्रपल मोमेंट है उसे हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, E इन कैपिटल Q के साथ। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर क्वाड्रपल कपलिंग कांस्टेंट, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे। लेट अस अज्यूम दैट न्यूक्लियस इज सेंटर्ड एट द रीजन एंड आर्बिट्ररी ओरिएंटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के प्रेजेंस में हमने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड सारे डायरेक्शन में क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। सपोज करो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो है EX I कैप Y J कैप K कैप, वेयर I कैप J कैप K कैप हम असाइन कर रहे हैं। जब भी हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है और इफ़ इन केस वी आर नॉट एबल टू असाइन द वेक्टर ओवर देयर, तो अब हम I कैप J कैप और K कैप को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। दीज आर यूनिट वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन ये किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे I हमारा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y हमारा z एक्सिस, J कैप हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल है। आपके पास नेक्स्ट टर्म है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल दीज चार्जेस इज डिफाइंड एज देयर रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस, पोटेंशियल का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अभी आप जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हो उसी डिस्टेंस से डिवाइड पार्शियल डेरिवेटिव लोगे। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है जब भी हमारे पास, जैसे सपोज करो हमारे पास फंक्शन है x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो अब हम जब डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का f(x), तो एक बार x के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे और एक बार y के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे,
क्योंकि दोनों वेरिएबल्स पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। एक्स नहीं कह सकते, एफ ही कह लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे डी से हम कहाँ आ जाते हैं, ये इस ओपन डी पे, राइट, करली बोलते हैं इसे, माइनस करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई और करली वी बाई करली जेड, जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हो। आगे से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आपके पास टर्म क्या है, क्यू, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दैट, क्यू एक्स एक्स, क्यू वाई वाई, क्यू जेड जेड, क्यू एक्स वाई। तो उससे पढ़ के आपको क्या पता चला, एक बार डेरिवेटिव लिया x के साथ, फिर से x के साथ डेरिवेटिव लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा पोटेंशियल का, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y का मतलब डबल डेरिवेटिव y के साथ, z का मतलब डबल डेरिवेटिव z के साथ, एक्स वाई का x और y के साथ। तो इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रेडी कर लिया, एक्स एक्स वाई एक्स वाई एक्स जेड, उसी तरह से हर एक रो एक डायरेक्शन को डिपेंड कर रही है, x को, y को और z को। इफ़ द सिमेट्रिक टेंसर, इसको हम सिमेट्रिक टेंसर, देन क्यू आई जे इज इक्वल्स टू क्यू जे आई, मतलब आपके पास यहाँ पे a11 जो है वो a11 के इक्वल तो है ही, a12 है वो भी a21 के इक्वल है, तो उससे हमारी कुछ टर्म्स क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगे, तो उनकी जगह हम वही आंसर फिर से फिल कर सकते हैं। तो यही उसने किया, एक्स वाई या वाई एक्स में कुछ फ़र्क नहीं है, इसलिए उसने इसको एक ही मान लिया। तो आप इसी तरह से हमने इस डेरिवेटिव को चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे वाई एक्स था ना पहले, आप इसको एक्स वाई में चेंज कर सकते हो, जहाँ पे वाई जेड है आप उसे जेड वाई में चेंज कर सकते हो, दोनों इक्वल हैं, वो ये बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द डायगोनल कंपोनेंट ऑफ द टेंसर इज़ नोन टू ओबे लैप्लेस इक्वेशन। जो आपका डायगोनल पोर्शन होता है, ग्रुप थ्योरी में भी हमने करेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया था, उसी तरह से इसका जो डायगोनल कंपोनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो आपके पास इसका सम ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, करली स्क्वायर बाय करली, इसको डेल्टा स्क्वायर बोलते हैं, लैप्लेशियन वेक्टर बोलते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर, तो डेल्टा यूज़ हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है, इसका मॉडुलस, इसके मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा है। क्यू जेड जेड का मैग्नीट्यूड हमेशा आपके पास ज़्यादा होगा y से, देन एक्स एक्स, इसकी लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वैल्यू होगी, इसकी कंपैरेटिवली सबसे कम होगी। तो हमारे पास जो एसिमेट्रिक पैरामीटर जिसे हम ईटा के साथ डोनेट करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला उसका क्यू एक्स एक्स माइनस क्यू वाई वाई ओवर क्यू जेड। जब तक आपका जो ईटा की वैल्यू है 0 और 1 के बीच रहेगी, तब तक आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। जब आपकी ईटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब आप इसको रीअरेंज करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कि ये दोनों इक्वल आएंगे और इसकी वैल्यू हाफ ऑफ क्यू जेड के इक्वल होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ इक्वल हुए, तो हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज सेट टू बी स्फेरिकल। तब हमने बोला था वहाँ पे स्फेरिकल सिचुएशन, अगर वो इक्वल नहीं है देन इट विल बी नॉन सिमेट्रिकल। नेक्स्ट आपके पास जो ये फॉर्मूला है, ये भी आप एनर्जी लेवल्स के लिए डायरेक्ट ही करोगे कि हमारे पास जो NQR में भी ट्रांजिशन होती हैं वो भी क्वांटाइज्ड ही हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है। ई स्क्वायर क्यू क्यू 4i 2i माइनस 1 3mi स्क्वायर माइनस i इंटू आई प्लस 1, वेयर mi मैंने आपको बताया था, अगर आप i की वैल्यू 1 की बात कर रहे हो तो आपके mi के लेवल्स कितने पॉसिबल हैं, +1 0 -1, ठीक है। अगर i की वैल्यू आपकी 3/2 है तो आपके पास लेवल्स कौन से पॉसिबल है, ±3/2 ±1/2, एक का फ़र्क होना चाहिए, ±3/2 ±1/2। तो i की वैल्यू दोनों पॉसिबल हैं, इंटीजर भी नॉन इंटीजर भी। इंटीजर हुआ तो 0 पक्का आएगा, नॉन इंटीजर हुआ तो 0 नहीं आएगा, ठीक। अलाउड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर शिफ्टेड अनइक्वली ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट सप्लाइंग बाय द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास जो mi की वैल्यूज़ हैं, डायरेक्टली हम चलते हैं, आपको सिर्फ ये लेवल्स को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूला को। यहाँ पे आपको एनर्जी की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये देखो, सबसे यहाँ पे एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं। 7n14 नाइट्रोजन के लिए i की वैल्यू होती है 1। मैंने पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि न्यूक्लियर स्पिन हमेशा आपको सिस्टम की या तो प्रोवाइडेड होती है या आपने अगर खुद से प्रूव करनी है तो एग्जाम याद रखनी पड़ेगी।
तो हमारे पास रूल थे, वहाँ इंटीजर होगी, नॉन इंटीजर होगी, ज़ीरो होगी, वो होगा, लेकिन वैल्यू जो एग्जैक्ट होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, क्योंकि ये इंटेग्रल होगी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन वैल्यू फिर भी आपको याद रखनी पड़ेगी। आई की वैल्यू 1 होती है, तो एम आई के लेवल्स क्या हो गए, -1, 0, 1। और ये जो एनर्जी की वैल्यूज़ है ये आपने कैसे फाइंड आउट करी हैं, यहाँ पे फिल करके इस फॉर्मूला में, E²Q वाले में, यहाँ पे एम आई की वैल्यू फिल करोगे जिस लेवल की बात कर रहे हो, और उससे आपने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही मेंशन किया हुआ है। बेसिकली आपके पास NQR की ट्रांजिशन आप ऑब्जर्व कैसे करते हो, वो आपको क्या बोल रहा है, जब तक आपका ईटा की वैल्यू 0 रहेगा, यानी कि एक्सियल सिमेट्री रहेगी, तब तक आपके पास जो MI की वैल्यूज़ हैं, मैग्नीट्यूड उनका सेम वालों का सेम ट्रांजिशन में फॉल करेगा, यानी कि ये दो लेवल्स क्या है, डीजनरेट हैं। 0 और 1 में फ़र्क है ना MI की। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रैमर्स डीजनरेसी क्या बोलती है कि स्टिल आपके जो लेवल्स हैं वो नॉन डीजनरेट रहेंगे। MI की वैल्यूज़ -1 +1 एक साथ रहेंगी, 0 एक अलग से रहेगा। तो बस आपने वहाँ से ट्रांजिशन को स्टडी करना है। MI की वैल्यू ±0, तो हमारे पास NQR क्या बोल रहा है कि हमारे पास कितनी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल होगी, सिर्फ एक, 0 से लेके 1 तक, यहाँ ±1 तक। तो आपने ये वैल्यूज़ फिल करनी है, बस ये इजी टॉपिक है। 5 बोरोन 11, आई की वैल्यूज़ की 3/2 होती है, फिर MI की वैल्यूज़ क्या होगी, +3/2 +1/2, आप फिर से +1/2 माइनस एक साथ रहेंगी, क्योंकि जब तक ईटा की वैल्यू 0 है तब तक एक्सियल सिमेट्री मेंटेन है, तब तक +-1/2 +-3/2, कौन सी ट्रांजिशन होगी, एक ही ट्रांजिशन होगी, NQR की 1 ट्रांजिशन इज़ अलाउड। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 1 ट्रांजिशन, तो आप वैसे मेंशन करोगे। 17 फिर 35, आई की वैल्यू 3/2 है, MI की वैल्यू भी फिर से, तो आप ये सेम स्पेक्ट्राई करोगे। 36 क्लोरीन आइसोटोप, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है, तो 2 के लिए मैंने बोला था 0 आएगी, +-2 +-1 0। तो आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो कैसे होंगे, 0 +-1 +-2। कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक 0 से 1 वाली, एक हमारे पास 1 से 2 वाली। ये सिलेक्शन रूल है कि डिफरेंस 1 का ही रहना चाहिए। एल्युमिनियम में हमारे पास आई की वैल्यू होती है 5/2 +-5/2 3/2 1/2, तो +-1/2 +-3/2 +-5/2। एक ट्रांजिशन, एक का डिफरेंस रखना है हमेशा। यहाँ पे 7/2 के केस में क्या होगा, आई की वैल्यू सीजियम के केस में 7/2 होती है, तो हमारे पास जो केसेस होंगे वो क्या होंगे, +-7/2 +-1/2 3/2 5/2 7/2। तो एक ट्रांजिशन, 2 3 NQR ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा में हमें ऑब्जर्व होंगी। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट कि अगर आपके पास ईटा की वैल्यू 0 ना हुई तब क्या होगा, तब आपके पास इन +-1 की भी डीजनरेसी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अभी ये लेवल्स भी आपके पास क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, 0 से -1, 0 से +1। तो जब आपकी ईटा की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तब आपके पास एक्सियल सिमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई। अब हमारी जो सेम MI वैल्यूज़ हैं मैग्नीट्यूड की, वो भी क्या हो गई, नॉन डीजनरेट हो गई, अलग हो गई। तो इस तरह से हमारे NQR के जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिशंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी अगर आपने अपने मॉलिक्यूल की एक्सियल सिमेट्री को क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। तो अभी जब आपके पास आई की वैल्यू +-3/2 थी, तब आपके पास 2 ट्रांजिशन पहले पॉसिबल थी, अब 4 हो जाएंगी, ये भी ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई। तो आपके पास ये फैक्टर्स राजा आपको याद रखने पड़ेंगे। इस फैक्टर से आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी NQR की। आई की वैल्यू 1 के लिए 1 ±1/3 ईटा होता है, और इसके लिए होता है 1 ±1/3 ईटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक, तो आपने भी 2 ही एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके आनी है। तो यहाँ पे देखो, इसकी भी सिमेट्री ख़त्म, इसकी भी सिमेट्री ख़त्म, तो नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन पहले कहाँ 2 थी, अब कितनी हो गई, 4। ठीक, when ईटा इज़ ग्रेटर दैन 0.3 it is possible to observe some forbidden transition in addition to strongly allowed transition। हमारे पास एक्चुअल में सिर्फ डिफरेंस यही एग्जिस्ट करता है कि +-1 का ही रहना चाहिए, लेकिन जब आप ईटा की वैल्यू और भी ज़्यादा नॉन एक्सियल सिमेट्री इंक्रीज़ कर दोगे तो तब आपके पास +-2 वाली ट्रांजिशंस भी अलाउड होने लग जाएंगी जो पहले फॉरबिडन थी।
जीमैन का क्या इफेक्ट है हमारे NQR स्पेक्ट्रा पे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो डीजेनरेसी है वो लेवल्स की ख़त्म हो जाती है। ±3/2 MI की भी डिस्टॉर्शन होगी, ±1/2 की भी डिस्टॉर्शन होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हो तो जो हमारे लोअर स्टेट्स हैं उनमें क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ स्टेट्स टेक्स प्लेस। तब आप हमारे पास जो वेव फंक्शन का सम होता है, एक बार ही सिमेट्री प्लस की होती है, एक बार माइनस की होती है। ट्रांजिशन वही 4 ही रहेंगी लेकिन सिमेट्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अपने लेवल आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाती। कहाँ पहले हम बोल रहे थे अंडर द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड +1/2 की अलग एग्जिस्टेंस है, -1/2 की अलग एग्जिस्टेंस है, जैसे हमने इसमें शो किया था कि ईटा की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे उसको, तो उसकी जो लोअर वाली स्टेट्स हैं उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, उनका एवरेज आना शुरू हो जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक, उसको प्लस और माइनस से असाइन किया। नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन वैसी ही रहेंगी, 4 ही रहेंगी जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, लेकिन उनमें मिक्सिंग हो गई नीचे वाले लेवल्स में। तो वहाँ पे भी फिर हमारे पास ट्रांजिशन कैसे बोलोगे, अभी +1/2 नहीं बोल सकते, प्लस से +3/2, प्लस से -3/2, माइनस से +3/2, माइनस से -3/2। तो जो हमारे पास -3/2 वाली ट्रांजिशंस हैं उनको हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी को, और जो प्लस से जा रही हैं यहाँ से प्लस तक, यहाँ से प्लस तक, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है, जब आप स्पेक्ट्रा हमने ऑब्जर्व किया, द 4 फ्रिक्वेंसी सिमेट्रिक टू प्योर NQR फ्रिक्वेंसी, द इनर पेयर हैव इक्वल फ्रिक्वेंसी एंड द आउटर पेयर हैव इक्वल फ्रिक्वेंसी। तो जो इनर पेयर्स होंगे अल्फ़ा वाले +3/2 ट्रांजिशन वाले, उनकी फ्रिक्वेंसी एक जैसी होगी, चाहे वो प्लस से चले चाहे वो माइनस से चले। और जो हमारे -3/2 वाले होंगे, चाहे वो प्लस से चले चाहे वो माइनस से चले, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल फ्रिक्वेंसी की होगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस। उसके बाद आपके पास आती है एप्लीकेशंस, ये सिर्फ आपने रीड आउट ही कर रहे हैं। NQR हमें फाइंड आउट करने की हेल्प करता है एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और आयनिक करेक्टर। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ आइसोटॉप। जब आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तब वहाँ पे हम ना इंटेंसिटी असाइन करते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर जो हमारे आइसोटोप्स हैं उनकी कितनी इंटेंसिटी है। तो वो इंटेंसिटी आप विद द हेल्प ऑफ NQR ही फाइंड आउट करते हो। इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द आयनिसिटी ऑफ इंटरहेलोजन बॉन्ड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू हेलोजन एटम E²QQ/H(O) हमारे पास स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय दैट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल कपलिंग कांस्टेंट ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल कपलिंग कांस्टेंट ऑफ सम हेलोजन आइसोटॉप्स। सिर्फ आपने ये लिखनी है, कुछ आपने फॉर्मूला डिराइव नहीं करना। NQR ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डायमेरिक नेचर ऑफ कंपाउंड, जैसे एल्युमिनियम जो हमारा डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमें हेल्पफुल होता है कि हम फाइंड आउट कर पाएँ कि कौन सा सिस्टम डाइमर में रहता है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द लैंड माइन्स एंड एक्सप्लोजिव कंसील्ड इन लगेज। जब भी हमारे पास कोई एक्सप्लोजिव हमने फिट किया होता है तो NQR की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो कहाँ छुपाया गया है, वहाँ से सैंपल लेके। इट कैन बी यूज टू मेजर वाटर, गैस, ऑयल कमिंग आउट ऑफ एन ऑयल वेल इन रियल टाइम। इट इज़ यूज टू चेक द वेल्स रिमेनिंग कैपेसिटी। NQR हेल्पफुल है जब भी हम किसी ऑयल माइनिंग हो रही है वहाँ पे कितनी कैपेसिटी बाकी रह गई है उस पर्टिकुलर एरिया में ऑयल की, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर डिपेंडेंस NQR इट कैन बी यूज एज अ प्रिसाइज टेम्परेचर सेंसर एज वेल। NQR इज गिव द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। NQR की एक एप्लीकेशन ये है कि हमें ये हेल्पफुल है ये बताने में कि हमारे पास जो कितने एक्सटेंट तक हमारे मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग हो रही है, और कौन कौन से जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो परफेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट कि हमारा मेटल और लिगेंड का जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। तो इसके लिए ये हेल्पफुल है। ये इसलिए आपके पास NQR की एप्लीकेशंस। और दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।